सर, भारत ने मजीद $40 अरब के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रिफाल फाइटर्स की खरीदारी किया है। हम कह सकते हैं कि ये एक नए तूफान का पेश खेमा है या सिर्फ ये फौजी खपत है, ये जाहिर करने के लिए कि भारत अब भी स्ट्रांग है? जी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया। देखिए, ऑर्डर सोचना और बात होती है, फिर जहाज़ों को ऑर्डर करना और बात होती है, और जहाज़ों की डिलीवरी एक तीसरी बात होती है। बिल्कुल। ये इतना आसान नहीं होता कि आज जो न्यूज़ आई है इसका मतलब है कोई ऐसा परसेप्शन हम बिल्ड करें कि कल परसों शायद 114 जहाज़ टेक ऑफ करेंगे फ्रांस से और इंडिया आकर लैंड कर जाएंगे। ये फाइटर जहाज़ों की बड़ी लॉन्ग टर्म एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, उसकी इंडक्शन का। ऑल्दो इंडिया को एडवांटेज ज़रूर है कि उनके पास ऑलरेडी 36 राफेल मौजूद हैं, और जाहिर है उन्होंने जो उसके साथ किया वो तो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि जब आप इस तरह का सोच या प्लान करते हैं तो बड़ा टाइम टेकिंग होता है। पहले मैं राफेल की पिछली इंडक्शन की अर्ज कर देता हूं टाइमलाइन आपको, जो इंडिया ने पहले 36 इंडक्ट किए थे। ये 2016 में हिंदुस्तान ने एग्रीमेंट किया था फ्रांस की कंपनी एवियन मार्शल दसॉल्ट जो कंपनी बनाती है। 2016 के बाद 2019 का वाकया हुआ फरवरी का, अभिनंदन वाला जिसमें जहाज मारा गया, तो उस वक्त इनको ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे ऑर्डर किए हुए। जब अभिनंदन का जहाज मारा गया तो आपको याद होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर राफेल होते, तो वो ये उनको हसरत वो थी कि हमने ऑर्डर किए हुए 2.5-3 साल से ज्यादा हो चुका था, राफेल अभी भी नहीं मिले थे, पहली बात। तो उसके भी तकरीबन ऑल्दो उसी साल 2019 में ही उनको डिलीवरी शुरू हो गई थी, लेकिन टोटल तकरीबन 5.5 पौने 6 साल के बाद इनके जहाज 36 कंप्लीट हुए थे। तो ये सिर्फ 36 जहाजों का जरा टाइमलाइन नोट कर लें, फिर 114 या 115 जितने भी ऑर्डर करते हैं वो हम बाद में बात करते हैं। दूसरा, राफेल कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी अभी तक रिसेंटली पिछले से पिछले साल तक 13 जहाज बनाने की थी एक साल में। फिर पिछले साल उन्होंने डेवलप की कोई 18 जहाज कर लिए, और मैंने अभी रिसर्च किया, मैं अभी ढूंढ रहा था उनकी कंपनी, और मेरे कोई कॉन्टेक्ट से जिन्होंने बताया कि अब वो 23-24 जहाज पर ईयर बनाने की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं जी। अगर आप सिर्फ अपने दिमाग से यही सोच लें कि फ्रांस की कंपनी राफेल किसी को भी जहाज ना दे अगले 5 साल, तो आज ऑर्डर कर दे अगर इंडिया, तो 5 साल बाद ये ऑर्डर पूरा होगा, जो कि नामुमकिन इसलिए लगता है कि उन्होंने और बहुत सारे जहाजों के ऑर्डर लिए हुए हैं। इंडोनेशिया का ऑर्डर पहले से लिया हुआ है, उसकी कोई पेमेंट हो चुकी है, 3 जहाज भी इंडोनेशिया को डिलीवर हो चुके हैं, वो करने हैं, और मुल्कों को री ऑर्डर है उनके, जो कुछ तो जाहिर है शशोपंज में हैं लोग। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आपके बैकग्राउंड में कि ऑर्डर देना या सोच लेना और चीज होती है, डिलीवरेंस एक और चीज होती है। लॉन्ग टाइम है। और एक आखिरी बात जो आपने बेसिक सवाल किया था उसकी तरफ आते हैं कि हिंदुस्तान चाह क्या रहा है। चाह ये रहा है कि इस वक्त बड़ी हाइप क्रिएट हुई है उनके लोगों में। हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोगों को वॉर हिस्टीरिया में लीडरशिप ने मुंतकिल किया, मतलब एक किस्म का कन्वर्ट कर दिया कि जंग आ रही है। जब हो गई जो रिजल्ट उनके नापसंदीदा हुआ, तो फिर उन्होंने कहा चाइना ने हमें हराया, पाकिस्तान ने तो नहीं हराया। अब लोगों को ये सेटिस्फेक्शन देने के लिए इस वक्त लोग बजट अफोर्ड कर सकेंगे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, अपोजिशन के पास जस्टिफिकेशन कम होगी। जब ये लोग कहेंगे कि जी हमें तो एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, देखे 36 जहाज कम है, हमें 114 ऐड कर, तो इस वक्त माहौल उनके हक में बना हुआ है। बजट अप्रूवल लेना आसान है, हालांकि ये बहुत बड़ा ऑर्डर होगा अगर मटेरियलाइज हो जाता है, लेकिन टाइमलाइन बताएगा कितना इफेक्टिवली इंटीग्रेट करते हैं, वो एक अलग सवाल हो। अच्छा, आप ये बात कर रहे थे, उन्होंने अपने लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए कहा कि असल में चाइना ने हराया है, पाकिस्तान ने नहीं। तो इसका मतलब भारत के लिए जो असल फौजी खतरा है वो चीन है, पाकिस्तान नहीं है। मतलब ये महज बयानिया बनाया जा रहा है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के हवाले से जो सह फरीक इत्तेहाद है, इसने भारत का स्ट्रेटेजिक घेराव कर लिया है, हम ये समझें? जी अभी तो जल्दी है ये कहना कि घेराव हो गया, लेकिन बांग्लादेश में जो ट्रांजिशन हुई है हुकूमत की, वो बुनियादी तौर पर देखिए हसीना वाजिद ने तकरीबन 15 साल हुकूमत की। ये एंटी इंडिया वोट पड़ा है, चाहे वो जमात इस्लामी की भी सीटों पर पड़ा है, कोई 70 से 77 के करीब उन्होंने सीटें ली हैं, या जो बीएनपी ने उन्होंने तारिक रहमान ने ली हैं सीटें, ये दोनों के दोनों वोट एंटी इंडिया पड़े हैं। जमात इस्लामी वो जमात है जिसके ऊपर इन्होंने तकरीबन एक दहाई से ज्यादा पर बैन किया हुआ था, उनके 11 लोगों को फांसी दी थी। तो मैं ये लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इंडिया का जो बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस है, तो वो तो पैकअप ऑलमोस्ट हो चुका है, लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया। तो ये नेचुरल कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट होगी पाकिस्तान की, चाइना की और अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के साथ, कि हम किसी के खिलाफ फिर भी नहीं होंगे। लेकिन इंडिया खुद इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसने अभी भी रिलीजियस पार्टियों को, उन रिलीजियस पार्टियों को जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहता था, चाहे वो जमात इस्लामी थी, चाहे जो इंडिया में तकरीबन तमाम दारुल उलूम देवबंद है, जामे रजा है, सबको एंगेज किया था कि अगर जो भी इलेक्शन जीत जाए इंडिया की उसके साथ सिंपैथी हो, ताकि वो प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना पॉलिसीज ना बनाए।
तो आई थिंक अभी थोड़ा जल्दी है, जो प्राइम मिनिस्टर नए टेक ओवर करेंगे उसके बाद हम उनका देखेंगे, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे एज कम्पेयर टू हसीना वाजिद की निस्बत। अच्छा, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन तारिक रहमान जो कि नेशनलिस्ट पार्टी के इस वक्त सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो वज़ीर आज़म जब बनेंगे तो वो दुश्मनी को एक साइड पर रख के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भारत के साथ भी नए सिरे से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बढ़ेंगे। और शेख हसीना वाजिद का फिर किरदार इसमें क्या होगा? क्या वो शेख हसीना वाजिद को वापस मांग सकते हैं भारत से, जो मजीद केसेस उन पर चलाने के लिए? देखिए आयशा, हम बांग्लादेश से दोस्ती का ये मतलब नहीं कहते या नहीं चाहेंगे कि वो हिंदुस्तान से हमारे बिहार पे दुश्मनी करे, लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। आपने क्रिकेट के ग्राउंड में देख लिया, हिंदुस्तान ने खुद क्रिकेट को पॉलिटिक्स में धकेला, और हमने जो कोई मिलिट्री फ्रंट पे तो सपोर्ट नहीं किया बांग्लादेश को, हमने क्रिकेट ग्राउंड पे किया और उसूल की बुनियाद पर किया, उसूलों के ग्राउंड पर किया। तो आपने देखा दुनिया में एक मजाक बना हिंदुस्तान की उस डिसीजन मेकिंग का, उनको कन्वर्ट करना पड़ा, अकोमोडेट करना पड़ा बांग्लादेश को। तो मैं सिर्फ मिसाल से वाजे ये किया है कि बांग्लादेश को हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे बिहार पे दुश्मनी करो या टू फ्रंट कोई बॉर्डर खोलो, लेकिन जब असूल पसंदी पे आपकी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती है, बांग्लादेश ऐसे मुल्क के साथ 17 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी इकोनॉमी, उस तरह ना सही लेकिन अभी थी रिसेंटली, अभी ये टेक्सटाइल में, फैब्रिक्स में, गारमेंट में इस तरह बहुत बड़ा उनका रोल था। और वन ऑफ द रीजन है तारिक रहमान को वोट इसलिए पड़े हैं कि वो लोग चाहते हैं कि एक इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करें, जो मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, एक इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करें बांग्लादेश पर, दूसरा मुल्क को इकोनॉमिक रिवाइवल दोबारा करें जो ऑलमोस्ट सबसाइड हुआ है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, और बांग्लादेश खलीज बंगाल की विरासत के दावेदार के तौर पर भी सामने आया है। क्या वाकई बांग्लादेश की एंट्री के बाद खलीज बंगाल भारत के लिए गहरी खाई बनने जा रहा है, और क्या इसका बुहेरा हिंद में भारत की जो फौजी बालादस्ती है इस पर भी असर पड़ेगा? आयशा देखिए, ओवर द इयर्स हमने इसी रीजन के लोगों ने, 7 मुल्कों ने मिलकर एक सार्क कॉन्फ्रेंस बनाई थी, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, ये हम लोग शामिल थे। वो कहाँ चली गई? वो कागजों में भी नहीं अपशद रह गई। वो मकसद ही उसका ये था कि हम इन खित्ते में जो 7 मुल्कों में लोग रहते हैं, हम तकरीबन 22% हैं दुनिया की पॉपुलेशन का। हम चाहते थे कि एक दूसरे को बेनिफिट दें, ट्रेड करें, गुडविल करें, डिप्लोमेटिक रिलेशन करें, सोशल रिलेशन करें। वो सार किसकी वजह से या किसकी हट धर्मी की वजह से ड्रॉप हो गई या फिजल आउट हो गई नजर नहीं आ रही, हिंदुस्तान की वजह से। और ये जो 22% लोग हम हैं, जो पूरी दुनिया का है, हम आपस में हम ट्रेड सिर्फ 5% करते हैं। किसकी वजह से करते हैं 5% ट्रेड? हिंदुस्तान को लीड रोल लेना चाहिए, जिसकी ऑलमोस्ट प्रेडोमिनेटली ऑलमोस्ट 60-70% पॉपुलेशन इस सार्क मुल्कों में हिंदुस्तान की अकेले की है। तो हिंदुस्तान को लीड लेनी चाहिए थी। जंगें अपनी जगह होती हैं, इख्तलाफात अपनी जगह होती हैं, लेकिन एक लोगों का भला, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक म्यूचुअल ट्रस्ट, वो उसको आगे लेके बाकी मुल्कों के साथ तो चल सकता था। तो बाकी मुल्कों के साथ भी यही हाल हुआ है। तो हर मुल्क क्यों अनकंफर्टेबल है? श्रीलंका अनकंफर्टेबल है, भूटान अनकंफर्टेबल है, बांग्लादेश अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के साथ। तो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है हमारे साथ क्या किया और हमने वापस क्या किया। तो ये हम कोई अलायंस या कोई हेजमोनिक डिजाइन पाकिस्तान के नहीं है, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कोई डिजाइन नहीं है। हिंदुस्तान कैसा होता है? अब जब लोग असूल पसंदी की बातें करेंगे उनके नेबरहुड में, तो हिंदुस्तान को ऐसा लगता है कि ये सब मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि वो अब असूल की बातें करेंगे तो वो एक नेचुरल अलायंसेस बनेंगे, चाहे वो पाकिस्तान बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका पाकिस्तान हो या कोई और। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, फिर से ये दिफाई बजट के हवाले से अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान अपने महदूद बजट के साथ ऐसा क्या करे कि भारत के गैर मामूली फौजी बजट और हथियारों की खरीदारी को बैलेंस किया जा सके? आयशा, जब से पाकिस्तान बना है, जितने साल मैंने एयरफोर्स में गुजारे, किसी स्टेज पर हमारी मिलिट्री की, आर्म फोर्सेस की, पर्टिकुलर एयरफोर्स की, हमारी किसी स्टेज पे ना ये ख्वाहिश थी, ना डिज़ाइन था, ना कोई वॉर प्लान में शामिल था कि हम जहाज वर्सेस जहाज डील करेंगे, मिसाइल वर्सेस मिसाइल काउंट करेंगे, उनके 100 मिसाइल, हमारे भी 100 मिसाइल। हमने उनको जो बीट किया है अभी भी मिसाइल की गिनती से नहीं किया। हमारे तो 42 जहाज हवा में थे, उनके 85 जहाज रात को हवा में थे, 6 और 7 मई की दरमियानी रात। नंबर तो हमारे आधे थे, जहाज अल्हम्दुलिल्लाह सातों के सातों उनके गिरे। तो वजह क्या थी? वजह ये थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी कॉज जस्टिफाइड समझते हैं, हमारा सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमें अपनी आने वाली नस्लें प्यारी थी। नंबर 2, हमने ट्रेनिंग बहुत बेहतर करते हैं। हम जो अपनी कमजोरी है नंबर की, जो गिनती में हम पूरे नहीं है, वो हम अपनी बेहतर ट्रेनिंग से कंपनसेट करते हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हम उनके ऊपर रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रखा है हमने, अभी नहीं रखा। 65 की जंग आज तक आप देखेंगे हम टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट अपने जल्दी इंडक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस जल्दी करते हैं, वो एक बहुत बड़ा। और जाहिर है बोर्ड लीडरशिप भी बड़ा मैटर करती है।
उनके एयरफोर्स चीफ बड़े मायूस थे, डिसअपॉइंटेड थे अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी जिसने तेजास देने थे, और इधर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़िज़ा की लीडरशिप बड़ी अग्रेसिवली लीड किया, बोल्ड डिसीजंस लिए और फार साइटेड डिसीजन लिए, जिसकी वजह से फ़र्क आया। अच्छा, खित्ते में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद अगर ख़ास तौर पर देखा जाए तो ताकत का तवाज़ुन बदला है, और अगर अब हम भारत की जंगी तैयारियों को देखें तो आपके ख्याल में ये भारत की दाखिली और ख़ारजी ताल्लुकात पर किस तरह असर डाल सकती हैं? देखिए, हिंदुस्तान ने, जिसको आपने तो हनीमून कहा, मैं तो इतना ज़रा सीरियस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया। अमेरिका को भी कहा कि हम आपके रियल पार्टनर हैं, चीन के खिलाफ रूस को भी कहा कि जनाब हम नेचुरल आपके साथ कोलैबोरेटर बनते हैं। तो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे हिंदुस्तान ने इतना अरसा पेश किया कि अगर कोई इस रीजन में स्टेबलाइज कर सकता है जी। तो हिंदुस्तान कर सकता है। हिंदुस्तान ने बहुत फायदा उठाया, जाहिर है करना भी चाहिए, मुझे इससे गिला तो कोई नहीं है। वो ट्रेड भी करते रहे रूस से, वो अमेरिका से भी बेस्ट लेते रहे, यूरोप को भी कहते रहे एंगेज करते रहे, और जाहिर है, लेकिन दुनिया को अब ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक ऐसा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसको आप इग्नोर करके या बैक बर्नर पे करके आप इस खित्ते में अगर स्टेबिलिटी का या वे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक तो हमने रेलेवेंस गेन की है, अभी भी आपने देखा कि हिंदुस्तान ने अच्छा इस्तेमाल किया अपनी इस मैनिपुलेशन को। एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट नाराज थे तो यूरोपियन यूनियन से उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया जिसको वो कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील। वो ऐसे ही किया लोगों को, जो पहले करते आए थे कि एक एलिमेंट को डराओ कि देखो अगर तुम नहीं करोगे तो मैं उधर चला जाऊंगा, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दोबारा उनको टैरिफ में कंपनसेशन कर दिया। तो ये इस तरह करते आए हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कह लें या स्ट्रेटेजिक स्टैंड को बदलते आए हैं अपनी इंटरेस्ट के लिए, या शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अब स्टेबलाइजिंग एक फोर्स हैं इस रीजन में, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, दुनिया ने रियलाइज किया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कई दफा मान चुके हैं। बिल्कुल ठीक आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का।